नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये वीडियो बनने वाली है खालिस्तान मूवमेंट पर और ऑपरेशन ब्लू स्टार पर। खालिस्तान एक मूवमेंट था जो सिख समुदाय के द्वारा चलाया गया एक ऐसा मूवमेंट था जिसके अंदर लोगों ने, सिख समुदाय ने सिख भाषा बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग स्थान की डिमांड की थी। और ये डिमांड आज़ादी के समय से चलती आ रही है, तो ये कोई नई डिमांड नहीं थी। जब इस डिमांड को किसी भी प्रकार से सरकार की तरफ से कोई तवज्जो नहीं मिला, तब कुछ लोगों ने अपने हक के लिए, अपनी डिमांड्स के लिए सरकार के सामने हथियार उठाए। अब इस परिस्थिति में कुछ लोगों के अनुसार वे आतंकवादी थे, कुछ समुदायों के अनुसार वे सिख सोल्जर्स थे। तो आज हम इन्हीं सिख सोल्जर्स या फिर सरकार के अनुसार उन्हें आतंकवादियों के आधार पर खालिस्तान मूवमेंट की पूरी डिटेल जानेंगे। प्लस सरकार के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार, एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें आतंकवादी संगठन को पूरी तरीके से कॉम्बैट करने की कोशिश की गई थी और जितना भी बड़ा ग्रुप था उसे पूरे के पूरे ग्रुप को निपटा दिया था, मार दिया गया था। और इसके बाद में बुरी तरीके से पंजाब के अंदर 10 साल तक किसी भी आतंकवादी संगठन को उठने नहीं दिया गया। ये बेसिकली उस समय में हुआ जिस समय में अमृतसर की बात की जाए, तो अमृतसर का पहले तो आप समझ लीजिए ये वो हिस्सा है जो टूटने से पहले था, और ये वो हिस्सा है जहां पर आतंकवादियों ने या सिख सोल्जर्स ने कब्जा कर लिया था। और उन्हें निकालने के लिए आर्मी ने पूरी ताकत से, टैंक से और अलग अलग हथियारों से क्या किया था, अटैक किया था, जिसके बाद कुछ इस प्रकार की हालत कर दी गई थी। ये बेसिकली एक ऐसा काला दिन था जिसके अंदर गुरुद्वारों और मंदिरों के अंदर भी सरकार को उन लोगों से, विद्रोहियों से निपटना पड़ा जहां पर मान मुनव्वल के बाद कोई रास्ता नहीं निकला। इसके इतिहास में काफी गहरे पन्ने हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की एक एक डिटेल की। इससे पहले यहां पर दोस्तों हमारा YouTube चैनल है IAS विद हरि मोहन, इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही लेटेस्ट और शानदार वीडियोस आपको मिलती रहें, जिसके अंदर सारी की सारी जानकारियां हम आपको प्रोवाइड करते रहें। यदि आप UPSC और PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक परफेक्ट चैनल है जहां पर आपको सीक्वेंस वाइज पेनड्राइव सिलेबस मिलता है। आप यहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर्स पर गाइडेंस के लिए। चलिए शुरुआत करने से पहले हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो चीज जान लीजिएगा। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे वो इतिहास जिसके अंदर बेसिकली खालिस्तान नाम की शुरुआत हुई। असलियत में खालिस्तान जो था शुरू से स्टार्ट नहीं हुआ था, ये एक बहुत लंबे अरसे बाद, आजादी के मिलने के बाद बहुत देर बाद ये शुरू हुआ था। ये मूवमेंट की शुरुआत जब हुई उससे पहले इतिहास जो था बहुत पुराना है। इसके बाद डिक्लाइन यानी कि कब इन बातों को नकारा गया, नकारने के बाद लोगों ने क्या एक्शन लिए, किस प्रकार से जो किसी समय में धर्म गुरु कहलाए जाते थे वे हथियार उठाकर एक बहुत अच्छी जगह पर, जो जहां लोग पूजा पाठ के लिए जुड़ते हैं, वहां पर आतंकवादी संगठन इकट्ठे होने लगे। बाद में इसे निपटाने के लिए सरकार ने काफी ज्यादा मान मुनव्वल किया, नेगोशिएशन किया। इसमें भिंडरावाले साहब ने कोई भी कोशिश नहीं की उस बात को सुनने तक की। सरकार अंत में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाती है। कहने को ऑपरेशन 14 दिन चला था, लेकिन कायदे से रिकॉर्ड में 3 ही दिन के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार को निपटाया गया था। इसके अंदर एंटी सिख रिएट्स हुए थे इस ऑपरेशन के बाद में जगह जगहों पर, लेकिन सरकार ने ब्रूटली जितने भी आतंकवादी संगठन थे, जिन जिन पर शक था, अकाली दल के वे सदस्य जो किसी भी प्रकार से हथियार उठाए हुए थे, उनको बुरी तरीके से समाप्त किया और पंजाब को मिलिटेंट फ्री स्टेट बनाया। अब इससे पहले एक इंपॉर्टेंट नोट है, नोट के साथ साथ ये एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को एजुकेशन पर्पस के लिए समझें। इसका पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल चीजों पर कोई इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। ये सारा का सारा डेटा जो है कलेक्ट इंटरनेट से किया जाता है ताकि बच्चों की नॉलेज बढ़ाई जा सके। इसमें हमारी पर्सनल इंटेंशन किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं है।
तो कृपया इसे एजुकेशन पर्पस से ही लिया जाए। वीडियो की शुरुआत करते हैं तो खालिस्तान मूवमेंट को समझते हैं पहले कि खालिस्तान मूवमेंट था क्या। भाई सिख संप्रदाय के लोगों ने अपने लिए एक अलग खाली स्थान की डिमांड करी थी। यह खाली स्थान वो स्थान था जो पंजाब प्रोविंस के अंदर या पंजाब रीजन के अंदर आता था। इंडिया की आज़ादी के बाद ये वाले सेक्शन जो आपको ये दिख रहा है ये पंजाब का रीजन था, जो कि बंटवारे के बाद में हरियाणा और अलग से उत्तराखंड या बेसिकली सेक्शन निकालने के बाद बचता है। इसकी पहले जब की बात की जाए तो पहले राजधानी लाहौर हुआ करती थी। आज़ादी से पहले इसकी राजधानी लाहौर हुआ करती थी, ये बात याद रखिएगा। इसमें 3 स्टेट निकले थे, लेकिन पहले यह खाली पंजाब ही था। बाद में इसमें 3 स्टेट निकले। एक स्टेट निकला था पंजाब, एक निकला था हरियाणा, एक निकला था हिमाचल प्रदेश, कुछ हिस्सा निकाला गया था जम्मू और कश्मीर का। तो बेसिकली इस प्रकार से इसका डिवीजन हुआ और जो उसी समय के अंदर पूरा का पूरा एक पंजाब रीजन हुआ करता था वो बेसिकली टुकड़ों में आजादी के बाद बट गया। इसी बीच में जब मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई तो इसी बीच में अलग अलग पाकिस्तान के लोगों ने, जैसे जुल्फिकार भुट्टो जो उस समय में प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने जगजीत सिंह चौहान जो इसके मेन कर्ता धर्ता थे, जिन्होंने खालिस्तान मूवमेंट के अंदर पंजाब की अलग से खालिस्तान की इन्होंने स्टैम्प्स बनानी शुरू कर दी थी, सिक्के बनाने शुरू कर दिए थे। इनको पाकिस्तान से तगड़ा सपोर्ट था। उन्होंने कहा कि जब वो उधर घूमने गए थे, ननकाना साहिब में गए थे, तब उनको प्रपोजल दिया था कि अगर तुम इस खालिस्तान को बनाने में कामयाब हो जाते हो तो हम खालिस्तान की राजधानी फिर से लाहौर बना देंगे। हालांकि अभी आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा की दोनों की कॉमन राजधानी है, क्या है? चंडीगढ़। लेकिन उस समय में डिवीजन के लिए बात की जा रही थी और पाकिस्तान की तरफ से काफी ज्यादा सपोर्ट था। और लड़ाई के बीच में जब वॉर हुई 1971 की, तो उस समय में काफी ज्यादा वास्तव में ये भड़क गए थे। तो अब असलियत में शुरुआत को समझने के लिए इस इतिहास के पन्ने में इस मैप को देखिएगा। ये जो भारत का इधर आपको नक्शा दिखाई दे रहा है, ये पुराना आजादी से पहले का भारत है। आजादी से पहले के भारत में ये जो सेक्शन है, यहां पे पंजाब के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसे सिख मिसल कहा जाता है, उन सब का कंट्रोल था। ये सिख मिसल छोटे छोटे टुकड़ों में पंजाब की जो अलग अलग जो सिख लोग थे उनकी आर्मी थी, जिन्होंने अलग अलग सेक्शंस में पूरे के पूरे इस प्रोविंस के अंदर पूरे के पूरे इस येलो वाले पार्ट में कब्जा कर रखा था। अब ये येलो वाला पार्ट आजादी के बाद तो पाकिस्तान में चला गया, लेकिन उससे पहले क्या था कि ये सारा का सारा इकट्ठा हुआ था। इसे बनाया गया था, इससे सिख मिसल की जो शुरुआत की गई थी बंदा बहादुर साहब के द्वारा की गई थी। धीरे धीरे सिख एम्पायर जो था महाराजा रंजीत सिंह ने कंट्रोल कर लिया, इनके साथ जुड़ गया और पूरा का पूरा एक ही ये जो येलो पोर्शन है सिंगल एक एम्पायर बन गया जो महाराजा रंजीत सिंह का था। इन्होंने पूरे 50 साल इस हिस्से पर राज्य किया। पूरे 50 साल इन्होंने, ऐसी बात नहीं, अंग्रेजों से भी लड़े बुरी तरीके से। इन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था, जिसमें मुगलों का इन्होंने बहुत बुरी तरीके से सर्वनाश किया। चाहे आप चमकौर की लड़ाई देख लो, आप ऐसी कितनी लड़ाइयां लड़ी गई थी, इन सभी में सिखों ने बुरी तरीके से नाको चने चबवा दिए थे। इस बीच में एंग्लो सिख वॉर होता है 1849 को, और ये जो एंग्लो सिख वॉर होता है इसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश जो होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं कंट्री में, और डिवाइड और रूल की जो पॉलिसी थी वो तेजी से चलने लगती है। और जल्दी से जब चलने लगती है तो रिलीजन के नाम पे, भाषा के नाम पे और अलग अलग तरीकों से इन लोगों को धर्म के नाम पर बांटा जाने लगता है। तो अब इसमें जब प्रॉब्लम बढ़ी तो यहां पे कम्युनल बाउंड्रीज बना दी गई 3, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख वाला सेक्शन आ गया। अब ये कम्युनल बाउंड्री जो थी, इससे फिर से ये पूरा का पूरा जो सिख मिसल था 1849 के बाद कहीं ना कहीं टुकड़ों में अलग अलग होने लग गया। अलग अलग टुकड़ों में होने लग गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक समुदाय जो सिखों का था वो पूरा का पूरा इसे अलग देश अपनी तरह घोषित करना चाहता था, अपने लिए एक राज्य की डिमांड करना चाहता था। ब्रिटिश एम्पायर का एंड होने लगा, डिसॉल्व होने लगा, सोच लिया कि भाई अब ये खत्म हो जाएंगे। तो उधर उस समय में 1930 में डिमांड उठने लगी कि भाई जब आप भाषा के नाम पर बंटवारा कर रहे हो, धर्म के नाम पर बंटवारा कर रहे हो, तो सिखों को भी उनके लिए एक होमलैंड की आवश्यकता थी कि उनको भी एक होमलैंड दिया जाए। अब क्या
होता है, लाहौर रेजोल्यूशन पास होता है, मुस्लिम लीग की जो डिमांड होती है पंजाब के लिए उसे मुस्लिम स्टेट बना दिया जाता है, और अकालीज जो होते हैं इसमें अपनी बातों को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। उस समय के अंदर सिख जो टेरिटरी के जो लोग होते हैं इतिहास के अंदर अपनी बातों को पूरा नहीं कर पाते। खूब डिमांड की जाती है, खूब डिमांड की जाती है, लेकिन उस समय के अंदर जो डिवीजन करते समय में यह माना गया था कि ये छोटी मोटी डिमांड्स है, इनको बढ़ाने का कोई बेनिफिट नहीं है, इनको इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है आवश्यकता नहीं, तो इस बात को वहीं पे ड्रॉप कर दिया गया, यानी कि अब ये पंजाब का पुराना नक्शा है। ये जो येलो वाले स्टेट्स हैं जिसके अंदर अगर बात की जाए, ये जितने भी येलो स्टेट हैं ये बेसिकली अलग से प्रोविंसेस थे जिसमें रूल ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही था, लेकिन इनके राजा महाराजा होते थे जो प्रिंसली स्टेट्स में काम करते थे, और ये जो रेड वाला जोन था ये पूरा का पूरा पंजाब के कंट्रोल में था। अब परिस्थिति क्या आई, जब ये पूरा का पूरा रेड जोन पंजाब के कंट्रोल में था तो डिवीजन के बाद ये इस तरीके से कुछ इधर ये यूं काट दिया गया, और आधा पंजाब जो लाहौर जो किसी समय में पंजाब की राजधानी थी वो पाकिस्तान के हिस्से में आ गया, और बाकी पंजाब जो था हिंदुस्तान के हिस्से में आ गया। शिरोमणि अकाली दल जो उस समय में 1909 की बात की जाए तो रिस्पांस में जो सिख पार्टी थी ये काफी ज्यादा अपने आप को डिमांड करती थी कि इनको अलग दिया जाए, राज्य हिंदुओं और मुस्लिमों से अलग दिया जाए। अकाली दल जो था एक खालिस्तान बनाना चाहता था जो धर्म के और भाषा के आधार पर था, जो उस समय में महाराजा ऑफ पटियाला के आधार पर बनाया गया था। यह डिमांड बढ़ती चली गई, लेकिन इस डिमांड को अभी तक लॉन्ग ड्यूरेशन तक कोई भी ज्यादा वैल्यू नहीं दी गई, या ये कहिए कि शिरोमणि अकाली दल या सिख जो रीजन था वो अपने आप को ठीक प्रकार से सरकार के सामने डिमांड्स के लिए रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाया था, जिस वजह से उनकी पूरी की पूरी बातों को सुना जाए। आजादी का समय आया, बंटवारे का समय आया। बंटवारे का समय आया, ब्रिटिश सरकार ने कलम उठाई और कलम उठा करके डिवीजन करना शुरू कर दिया। 1947 के अंदर जो बदलाव किए गए जगह के अंदर वो धर्म के आधार पर किए गए कि हिंदू इधर और मुस्लिम इधर। अब हिंदू इधर और मुस्लिम इधर, अब उन्होंने कलम उठाई और कलम उठा करके उस समय में बंटवारा कर दिया। एज अ रिजल्ट जो मेजॉरिटी ऑफ सिख थी वो बट गई, आधा से ज्यादा सेक्शन लगभग 60% जो हिस्सा था सिखों का वो पाकिस्तान रीजन के पाकिस्तान वाले पंजाब में चला गया, और बाकी बचा हुआ हिस्सा जो था वो इस वाले रीजन में आ गया। अब सिख मेजॉरिटी जो थी वो धीरे धीरे इस बात के लिए काफी डिमांड उठाती रही, सरकार के लिए एक पॉइंट क्रिएट करती रही कि भाई आप जो भाषा के बारे में बांट रहे हो तो भाषा के आधार पर हमें एक अलग राज्य दे दो, अलग राज्य दे दो। तो अलग राज्य की डिमांड जो थी उस समय में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो था 1956 ने इनको बिल्कुल वैल्यू नहीं दी, और बार बार इन्होंने कोशिश करी तो उसे रिजेक्ट किया गया, और यह माना गया कि उस समय में पूरा पंजाब जो था वो अलग राज्य की डिमांड नहीं कर रहा था, वो मात्र कुछ ही एक ऐसा सेक्शन था जो इस बात की डिमांड कर रहा था कि उन्हें अलग राज्य दिया जाना चाहिए। तो इस बात पर भी, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मात्र एक छोटा सेक्शन डिमांड कर रहा है, पूरा पंजाब नहीं मांग रहा, तो इस बात को रिजेक्ट किया गया। फिर थोड़े टाइम पीरियड बाद इन्होंने अलग अलग पॉइंट्स को लेके ऑटोनॉमी की डिमांड करी कि भाई हमें ऐसा है कि आप अलग राज्य नहीं दे रहे तो कुछ सुविधाएं दे दो। कुछ सुविधाएं जैसे कि जो पंजाब की नदियां हैं उन नदियों का मैक्सिमम पानी हरियाणा या बाकी राज्यों में देने की जगह पहले पंजाब को मिलना चाहिए, ताकि पंजाब में हरियाली हो और प्रोग्रेस बढ़े। ये डिमांड रिजेक्ट की गई। दूसरी इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स के लिए इन्होंने कहा कि थोड़ी ऑटोनॉमस बॉडी मिल जाए, तो उसके लिए दूसरी डिमांड रखी कि भाई इंडिया में फिर जितने भी गुरुद्वारे हैं उन सब पे एक ही यूनाइटेड कमिटी होनी चाहिए। तो इस तरीके की डिमांड की गई, जिसके अंदर कहीं ना कहीं हिडन इनका एक ही मोटिव बन रहा था कि सिखों को कलेक्ट करना और पूरे इंडिया से स्टेट इश्यूज के नाम पर उन्हें फिर से अलग करने का प्रयास करना। ये जो बातें थी 1956 के अंदर ऑटोनॉमस बॉडी की डिमांड थी, ये भी रिजेक्ट कर दी गई। रिजेक्ट की गई तो धीरे धीरे लोगों के अंदर बदले की भावना उठने लगी, और इनके मन में एक ही बात आने लगी कि भाई हमारे साथ तो अत्याचार हो रहा है। अब जब ये बात आने लगी तो पंजाब का जो नक्शा था 1951 से 1966 तक कई बार बदला।
पंजाब का नक्शा कई बार बदला। सबसे पहली बात तो 47 के बाद, जैसा कि मैंने बताया था, तो 47 के बाद यहां से आधा पंजाब तो कट चुका था। अब बचा था बाकी ये वाला पंजाब, ये वाला पंजाब बचा था। इसमें पंजाब में ये सेक्शन पहले ही हिमाचल प्रदेश के लिए शुरू से ही अलग था, इसमें पंजाब का कोई रोल नहीं था। नीचे ये सेक्शन दिल्ली का था और बाकी बचा हिस्सा पंजाब का था। 51 में पंजाब चलता रहा, कोई समस्या नहीं है। 54 के अंदर जो था ये सेक्शन में ये बिलासपुर वाला सेक्शन जो था ये हटा दिया गया, बिलासपुर का सेक्शन अलग से हटा दिया गया। 54 में बदलाव आया नक्शे में थोड़ा सा। 54 के बाद यहां पर ये जो पीईपीएसयू वाला क्षेत्र है, जिसे पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन कहा जाता था, इसे भी हटाकर पूरा का पूरा पंजाब घोषित कर दिया 1956 के अंदर। 1956 में जब बांटा गया तो बांटने के बाद में फिर डिवीजन हुआ दोस्तों, भाषा के नाम पर। भाषा के नाम पर डिवीजन होने लगा तो इन्होंने कहा कि भाई भाषा के नाम पर बांट देते हैं, और भाषा के नाम पे बांटा गया तो हिमाचल प्रदेश बांटा गया जो हिंदी भाषा बोलने वाले थे। हरियाणा में हिंदी डायलेक्ट का ज्यादा असर था, लेकिन हिमाचल से अलग था। तो पंजाब के हिस्से में यही वाला सेक्शन आया जिससे पंजाब में ऑटोनॉमस तो छोड़िए 1966 के अंदर और ज्यादा डिवीजन हो गया। यानी कि पंजाब की स्पेशल स्टेट की डिमांड यहां खत्म हो गई। पंजाब के अकाली दल वाले जो लोग थे वो कभी अलग डिमांड नहीं कर रहे थे कि हमें अलग राज्य चाहिए। 1966 तक इनकी डिमांड ये थी कि हमें थोड़ा सा आप ऑटोनॉमी दे दो, हमें थोड़ी सी डिमांड पूरी कर दो, हमें अलग स्टेट नहीं चाहिए। जबकि एक दल जो था वो पूरा का पूरा पंजाबी प्रोविंस सूबा मांगता था, सूबा यानी भाषा के आधार पर डिवीजन मांगता था। अब जब भाषा के आधार पर डिवीजन मांग रहा था तो इनकी कुछ ऐसी भी डिमांड थी कि आजादी के बाद जितने भी सिख आए हैं उनका भी पूरा ख्याल रखा जाए और उनको भी रहने की पूरी व्यवस्था कराई जाए, और इस तरीके की ऐसी डिमांड थी जो मौजूदा हालात के अंदर देश का बंटवारा हुआ था और उस समय की सरकार जो थी इन चीजों को पूरा कर पाने में असमर्थ थी। तो अब प्रॉब्लम बढ़ने लगी, वो जो पंजाब का भाषा का पंगा था वो बढ़ने लग गया, डिमांड कहीं ना कहीं तेज होने लगी। अब जो था अलग अलग धीरे धीरे नाम बढ़ने लगे। जगजीत सिंह चौहान जो थे मूवमेंट स्टार्ट कर चुके थे। अब जगजीत सिंह चौहान ने क्या किया कि भाई जा जाकर अलग अलग जगहों पर, देशों पर जाकर देखा कि कितने लोग पंजाब के बाहर विदेशों में, यूरोप में, लंदन में या अलग अलग देशों में बसे हुए, कनाडा में, जो मदद कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इन चीजों की जड़ें जो थी विदेशों से भी निकल कर आ रही थी। तो 1971 में इन्होंने आउटसाइड इंडिया में जा करके इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ खालिस्तान शुरू कर दिया, जिसके लिए इन्होंने खूब सारी डिमांड्स करी। डिमांड्स के साथ पैसा भी स्टार्ट किया और इस समय में इन्होंने खालिस्तान मूवमेंट स्टार्ट कर दिया कि भाई अब हम अपना अलग देश बनाएंगे। इंडिया तो मान नहीं रहा तो हम लड़ झगड़ के इंडिया से अपने पाकिस्तान को अलग करेंगे और खालिस्तान बनाया जाएगा। जगजीत सिंह चौहान धीरे धीरे यूनाइटेड किंगडम की तरफ बढ़ा और यहां पर भी कैंपेन चलाने शुरू कर दिए। 1971 में भारत पाकिस्तान की वॉर हुई, पाकिस्तान हार जाता है। इस बीच में ये वहां पाकिस्तान में जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर भी जितने भी पंजाब के पंजाबी भाषा के लोग थे उनसे मिलते हैं, उधर उनके गुरुद्वारे में जाते हैं, अपनी बातों को उनके सामने रखते हैं, अलग देश की डिमांड बताते हैं और धीरे धीरे पाकिस्तानी प्रेस जो होती है इसको पूरी तरह से कवरेज देना शुरू कर देती है। देखिए, ध्यान दीजिए, पाकिस्तान के अंदर इंडिया की स्टेट को बंटवारा करने के लिए सपोर्ट मिलना शुरू हो चुका था कि भाई तुम करो, हम तुम्हें मदद करेंगे। अब मदद करेंगे, इन्होंने यहां तक कह दिया था कि अब जब तुम अलग करोगे तो हम अपना एक क्षेत्र दे देंगे लाहौर वाला, जिसे तुम फिर से अपनी राजधानी बना लेना। धीरे धीरे पाकिस्तान का सपोर्ट मिला तो विदेशों में बैठे बैठे जितने भी सिखों के ग्रुप से वो बेसिकली अट्रैक्ट होने लगे और इस बात से इन्हें बहुत ताकत मिली। 13 अक्टूबर 1971 को ये यूनाइटेड स्टेट में इन्विटेशन पे जाते हैं सिखों के डायस्पोरा के अंदर और यहां पर जाकर के सिख स्टेट की डिमांड करते हैं और एडवर्टीजमेंट जो होती है न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर छाप दी जाती है। वहां पर पैसे के दम पर, सिखों का भाई पैसा तो उस समय में भी बहुत था, तो इन्होंने ताकत के दम पर, पैसे के दम पर वहां पर भी इंडिपेंडेंट सिख स्टेट की डिमांड कर देते हैं। अब क्या होता है कि लंदन के अंदर जो चौहान होता है वही बेसिकली अलग अलग तरीके से और अच्छे से मूवमेंट को स्टार्ट कर देता है। अमृतसर में संधुओं से मिलता है तो बेसिकली ये कहा जाता है उस समय के अंदर कि यहां पर स्टैंप्स, करेंसी, पासपोर्ट
और पासपोर्ट के साथ साथ इस्लाम का सिंबल, ये सब चीजें तैयार हो जाती है। नाम डिसीजन हो जाता है कि रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान बनाया जाएगा। 1980 तक इतनी तेजी से तैयारी होती है। इसी बीच में बैंक अकाउंट बना लिए जाते हैं जिसमें विदेशों से बैठे बैठे लोग पैसा देना शुरू कर देते हैं। इधर से जगजीत सिंह चौहान पूरी तरीके से ताकत से लगे हुए होते हैं और जगजीत सिंह चौहान के साथ इधर से जरनैल सिंह भिंडरावाला ये भी बेसिकली इनके कांटेक्ट में आते हैं। और इधर से जो ये धर्मगुरु के नाम पर अपने आप का प्रचार करते थे और लोग इनसे धर्मगुरु के नाम पर जुड़ते थे, ये भी कहीं ना कहीं फिर स्ट्रांगली आगे बढ़ते हैं और अपने लिए खालिस्तान की डिमांड करते हैं। ये खालिस्तान की डिमांड करते हैं। इनके साथ अब जितने भी लोग जुड़ते जाते हैं दोस्तों, ये लोग जितने भी जुड़ते जाते हैं, ये बेसिकली इन्हें पाकिस्तान के द्वारा आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, लड़ने के तरीके सिखाए जाते हैं और बुरी तरीके से इन्हें आगे बढ़ाया गया। अब अकाली दल जो था 1972 में इलेक्शन जो था, पंजाब में इलेक्शन होता है, अकाली दल वॉज डिफीटेड, हरा दिया जाता है। यहां पर अपील जो होती है, फिर से अनंतपुर साहब के अंदर एक रेजोल्यूशन दिया जाता है। रेजोल्यूशन के अंदर लगभग 7 डिमांड्स होती हैं और 7 डिमांड होती हैं। उनको पूरा करने के लिए एक बात कही जाती है कि भाई आप हमारी बातों को मानो तो हम आपके साथ कोई पंगेबाजी नहीं करेंगे। इस बीच में आनंदपुर का जब रेजोल्यूशन हो रहा था, उस समय के अंदर खालिस्तान में जो भिंडरेवाला की जो पार्टी थी और उसके जो पीछे के सपोर्टर थे वो काफी स्ट्रांग होते जा रहे थे, लोगों को इकट्ठा करते जा रहे थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, इंदिरा गांधी सरकार के सामने 2 डिमांड रखी गई। पहली इनके सामने डिमांड रखी गई, कुछ डिमांड्स इस प्रकार की थी कि पहली चीज, सिखों को आर्मी में स्पेशल स्टेट दिया जाए, स्पेशल पोजीशन दी जाए, इनको ज्यादा से ज्यादा भर्ती किया जाए, ये सबसे मजबूत डिमांड थी। दूसरी डिमांड थी कि पंजाब में वाटर की जो अदर स्टेट्स की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाए। तीसरी डिमांड थी कि एक गुरुद्वारा कमेटी बनाई जाए पूरे के पूरे कंट्री के अंदर, जिसके अंदर सारे के सारे काम इकट्ठे हों, उनके फंडिंग एक साथ हो। चौथा, सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार पंजाब के मुद्दों में बीच में हस्तक्षेप ना करे, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड थी कि सेंटर जो है बार बार, जो केंद्र सरकार है बार बार पंजाब के मुद्दों में उठ कर आती है, उसे बीच में नहीं आना है, ये बेसिकली उनकी डिमांड थी। चौथी के बाद 5वीं डिमांड ये थी कि सिखों को कुछ स्पेशल अधिकारों की डिमांड की जा रही थी। एक तरीके से घुमा फिराकर ये भी वही अपनी ऑटोनॉमी को प्रूव करना चाहते थे और सिखिज्म को बढ़ाना चाहते थे। पॉलिटिकल इश्यूज के अंदर इनको ज्यादा डिमांड हो रही थी। तो कुछ इस प्रकार की डिमांड थी कि इंदिरा गांधी की सरकार चाहकर भी इन डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकती थी। इंदिरा गांधी कहती है कि भाई ये तो सेप्टिज्म है। सेप्टिज्म का मतलब होता है कि किसी भी तरीके से आप तो अपने आप को ही प्रूव कर रहे हैं और आने वाले टाइम पीरियड में जब हम आपकी सारी डिमांड मान लेंगे तो आप एक रेडिकल ग्रुप बनाकर पंजाब को बिल्कुल अलग कर देंगे। तो इंदिरा गांधी ने इनकी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि दोस्तों, इंदिरा गांधी उस समय की आयरन लेडी थी और एक चीज जानती थी कि भाई किसी भी प्रकार से अगर इनकी मांगों को पूरा कर दिया गया तो ये धीरे धीरे अपने आप में एक अलग राज्य की डिमांड जरूरी बहुत जल्दी कर देंगे। अब जो था, ये बातें शुरुआत में कुछ बातें एक्सेप्ट हुई, कुछ बेसिकली भुला दी गई और इनको अलग डिमांड्स पूरी नहीं की गई। इधर क्या था, इधर समय परिवर्तन होने लगा। डॉक्यूमेंट जो था काफी समय तक एक्सेप्ट कई चीजों में माना गया और बाद में लोग भूलते चले गए और इसका अटेंशन जो था खत्म होने लग गया। कब तक खत्म हुआ? 1982 में। अकाली दल और जरनैल सिंह भिंडरेवाला ये बेसिकली हाथ मिला लेते हैं, लेकिन इससे पहले एक घटना होती है। अकाली दल पावर में आ जाता है। अकाली दल पावर में आ जाता है तो इसके अपोजिट में जरनैल सिंह को संजय गांधी सपोर्ट करता है इस बात के लिए कि तुम अकाली दल की जो पॉपुलैरिटी है उसको कम करो और अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाओ। अकाली दल की अपोजिट में जरनैल सिंह की सपोर्ट होती है। संजय गांधी खूब बढ़ चढ़ कर इन्हें सपोर्ट करता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि अकाली दल ये देखता है कि जरनैल सिंह की डिमांड जो है पूरे पंजाब में बढ़ती जा रही है, तो अकाली दल और जरनैल सिंह दोनों इधर कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे से हाथ मिलाकर पूरे पंजाब की डिमांड्स को बढ़ चढ़ कर पूरा करने लग जाते हैं, डिमांड करने लग जाते हैं। और इस बीच के अंदर ये हमारे
भिंडरेवाला साहब है, इनका 1970 के बाद बहुत तगड़ा राइज होता है और ये इनके फॉलोअर्स को देख लीजिए, AK-47 है, राइफल है, स्नाइपर्स इनके पास है, बंदूकें हैं और लगभग प्रत्येक प्रकार के हथियार। इवन दैट जब इनके बेसिकली उस गुरुद्वारे में जब सबकी हत्या हो जाती है, अटैक के बाद किलिंग हो जाती है, तो यहां पे रॉकेट लॉन्चर तक मिलते हैं जो ये पूरी तरीके से चलाना जानते होते हैं, जिससे इन्होंने आर्मी के नाकों में दम कर दिया होता है। 70 से 80 के दशक के अंदर मिलिट्री की तरह इन्हें ट्रेनिंग मिलने लग जाती है। जर्नैल सिंह जो होता है, सिख रिलीजन का प्रेचर जो होता है, वो धीरे धीरे इनका कमांडर बन जाता है और इन्हें अलग स्टेट की डिमांड के लिए लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। अब भिंडरेवाला की जो ये एक्टिविटी होती है इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि धीरे धीरे ये आतंकवादियों में परिवर्तित हो जाते हैं कि भाई या तो हमारी बातों को माना जाए और अगर हमारी बातों को नहीं माना जाता है तो हम तुम्हें मारेंगे, हम तुम्हें खुलेआम मारेंगे। और इस चक्कर में इन्होंने भारी भरकम परिस्थितियों के अंदर लोगों को मारना शुरू कर दिया था। अब जैसे जैसे ये लोगों को मार रहे थे वैसे वैसे सिख कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भिंडरेवाला की सपोर्ट में आने लग गया था। कांग्रेस जो थी, अकाली दल कमजोर हो चुका था, अकाली दल को कमजोर करने के लिए इसका सपोर्ट था, लेकिन अकाली दल को वैसे भी ये हटाकर अपने आप ही पावर में राइज हो गया और अकाली दल की यहां पे वैल्यू खत्म हो गई। अब भिंडरेवाला जो था कोलैबोरेशन करना चाहता था सीधा कांग्रेस पार्टी से कि भाई ठीक है, तुम हमारी बातों को मानो, हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर दो, बात खत्म। इसी बीच के अंदर जाट सिक्स जो थे वो भी सामने आने शुरू हो गए। इस बीच में दो प्रॉब्लम हुई। दो प्रॉब्लम क्या, ये बेसिकली मानते थे कि गुरु गोविंद सिंह के बाद में कोई और गुरु नहीं होंगे, ये जो उनकी बेसिकली जो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है इसी को ये गुरु मानने लग गए थे। यानी कि ये बेसिकली अपने गुरु के बाद दूसरा दर्जा सिर्फ और सिर्फ किताब, यानी कि जो इस समय इनकी पूजनीय किताब है उसको वैल्यू देते थे, गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु मानते थे। लेकिन जो निरंकारी सिख थे, निरंकारी सिख जो थे वो बेसिकली इस बात के अपोजिटर थे। तो इन दोनों में आपस में भिड़ंत हो जाती है और ये बेसिकली उनको भी मार देते हैं, उनको भी मारना अब शुरू कर देते हैं कि जो हमारी बात नहीं मानेगा मारना शुरू कर दो। कांग्रेस सपोर्टेड जो था भिंडरेवाला था वो बैक मार देता है और इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस के बाद ज्ञानी जैल सिंह जी जो होते हैं फाइनेंस के अंदर आगे आते हैं। दाल खालसा जो होते हैं वो बेसिकली एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उस समय में बन जाती है। लुधियाना के अंदर 1978 के अंदर अकाली दल जो होता है एंटी हिंदू वॉल राइटिंग करने लग जाता है, हिंदुओं को मारा जाने लगता है, कई इलाकों से भगाया जाने लगता है, एरिया खाली करवाए जाने लगते हैं और इनकी जो घुसपैठ का जो पैटर्न था तेजी से बढ़ने लग जाता है। घुसपैठ बढ़ने लगती है और लोगों को अब तेजी से मारा जाने लगता है। जगह जगह पर पंजाब में जलने के, मारने के और जो भिंडरेवाला था इसकी बहुत सारी शिकायतें सामने आने लग गई थी। अब आ जाती है बात दोबारा से 1980 में कांग्रेस इलेक्शन जीत जाती है। दरबारा सिंह को पंजाब का सीएम बना दिया जाता है। दरबारा सिंह जो होता है बिल्कुल अगेंस्ट होता है भिंडरेवाला के और किसी भी तरीके से उसको सपोर्ट नहीं करना चाहता। लेकिन अब दरबारा सिंह को बनाया जाता है तो अब यहां पे भी इंटरनल कांग्रेस का डिस्प्यूट देखने को मिलता है। कांग्रेस जो होती है दरबारा सिंह की सपोर्ट से भिंडरेवाला को दबाना चाहती है, जबकि संजय गांधी जो था ऑलरेडी भिंडरेवाला की सपोर्ट से अकाली दल को गिराना चाहता था। अकाली दल जो था ऑलरेडी मिल चुका था, किससे मिल चुका था? भिंडरेवाला से। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर यहां पर आपस की डिस्प्यूट की वजह से काम खराब हो जाते हैं। इधर निरंकारियों का गुरु मार दिया जाता है, बाबा गुरचंद सिंह जी 1980 में मार दिए जाते हैं क्योंकि ये गुरु थे और गुरु ग्रंथ साहिब के बाद जो भिंडरेवाला का मानना था कि कोई और गुरु बन नहीं सकता। इसी बीच में 1981 में पंजाब केसरी की एक अपील आती है। अपील क्या आती है दोस्तों कि 1981 में भाषा के आधार पर डिसीजन लिया जाता है कि चलो भाषा के आधार पर डिवीजन कर देंगे, लेकिन अगर भाषा ज्यादा पंजाबी हुई तो ही अलग किया जाएगा, अगर और भाषा हुई तो अलग से कोई स्थिति नहीं होगी। पंजाब केसरी के अंदर लाला जगत नारायण ने रिक्वेस्ट करी कि अपनी सच्ची भाषा बताइए, ओरिजिनल भाषा बताइए, आप विद्रोह मत कीजिएगा, कभी झूठ बोलने लग जाएं कि हम तो भाई हिंदी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, या पंजाबी वाले बोले हम हिंदी बोलते हैं। इस बात से भिंडरेवाला को बहुत गुस्सा आता है और इनका मर्डर कर दिया जाता है। भिंडरेवाला को इस बात के लिए अरेस्ट किया जाता है और अरेस्ट क्या किया जाता है
अरेस्ट होने के 24 घंटे के अंदर अंदर पूरे पंजाब को जलाना शुरू कर दिया जाता है, लोगों को मारना शुरू कर दिया जाता है। और इस परिस्थिति के अंदर कोई भी ऐसा रास्ता नजर नहीं आता कि भिंडरावाला को ज्यादा रोक कर रखा जाए। इससे पता चलता है कि भिंडरावाला को छोड़ दिया जाता है और सरकार की कमजोरी एक तरीके से दिखाई देनी शुरू हो जाती है कि भिंडरावाला स्ट्रांग होता है। इस मंसूबे से एक बात भिंडरावाला ने खुद ही एक इंटरव्यू में बोली थी, न्यूज के अंदर उन्होंने एक लाइन बोली थी, क्या कि एक दिन के अरेस्ट में इतने लोग मेरी सपोर्ट में आए जितने खुद मैं नहीं कर पा रहा था, उससे ज्यादा एक दिन का अरेस्ट मेरे लिए बेनिफिट आया। अब आ जाता है इधर शिरोमणि अकाली दल जो था, मैंने बताया आपको, ज्वाइन कर लेता है, किसके साथ हाथ मिला लेता है, किसके, बेसिकली भिंडरावाला के साथ में, और धर्म युद्ध की शुरुआत करनी शुरू कर देते हैं। असलियत में धर्म युद्ध मोर्चा जो नाम दिया जाता है, इसकी सिर्फ एक ही डिमांड होती है, ऑटोनॉमी फॉर पंजाब, एक अलग राज्य पंजाब के लिए। इस बीच में धीरे धीरे ये मोर्चा के लोग और ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, यहां पर गन्स इकट्ठी करनी शुरू कर देते हैं गुरुद्वारे के अंदर और बहुत तेजी से नुकसान करना शुरू कर देते हैं। हालांकि बाद में ये खुद भी एक हाईजैक करके एयरलाइन को उड़ा भी देते हैं बहुत टाइम बाद, लेकिन ये हम आगे बताएंगे। इसमें क्या होता है, अकाली दल के जो लोग होते हैं बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लग जाते हैं, बंदूकें तो अलग अलग सामान इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। 1982 के अंदर एशियन गेम्स की शुरुआत होनी होती है दिल्ली के अंदर। अब एक तरफ जो था भिंडरावाला का धर्म युद्ध मोर्चा शुरू हो जाता है शिरोमणि अकाली दल के साथ जुड़कर, दूसरा दिल्ली एशियन गेम्स होने थे। इस बीच में पंजाब ऑलरेडी बुरी हालत के अंदर था, दिल्ली और पंजाब के बॉर्डर सील कर दिए जाते हैं। इसलिए बॉर्डर सील कर दिए जाते हैं कि भाई किसी भी परिस्थिति के अंदर आप दिल्ली में कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि उस समय में कॉमनवेल्थ गेम के अंदर बहुत बेइज्जती हो जाती अगर दिल्ली के अंदर कोई कांड ऐसा कुछ हो जाता। लेकिन अकाली दल के जो लीडर थे वो ऑलरेडी सोच चुके थे बेइज्जती करने के लिए, प्रोटेस्ट को शुरू करने के लिए, दिल्ली में इंटरनेशनल ऑडियंस को दिखाने के लिए कि अगर दिल्ली में अटैक करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को दिखाई देगा। इस बीच में जब वो निकलने लगे तो बॉर्डर ऑलरेडी सील कर दिए गए थे। हर एक बंदे की जिस पर जरा सा शक, सिख होना चाहिए, पंजाब का होना चाहिए या हरियाणा बॉर्डर का होना चाहिए, कोई भी ऐसा बॉर्डर जो इंडिया में दिल्ली में टापेगा, उसमें सबकी चेकिंग होने लग गई। इसमें जब चेकिंग जबरदस्त तरीके से हुई तो किसी को भी आने नहीं दिया गया। इसी बात का गुस्सा लोगों में और फूटने लगा और उनकी जब मन की पूरी नहीं हुई तो बात इनके हाथ से निकलने लग गई। इस बीच में झगड़ा हुआ, 525 लोग, कहीं पर वायलेंट इंसिडेंट्स होने लगे और पंगेबाजी बढ़ गई, बुरी तरीके से झगड़े बढ़ गए। अब आगे कहानी आती है 25 अप्रैल 1983 के अंदर दरबारा सिंह जो थे, दरबार सिंह, इनको भी बेसिकली मार दिया गया था। ये भी बेसिकली हुज कॉर्प वुड रिमेन, ये बेसिकली सीढ़ियों पर इनकी डेड बॉडी मिली थी। मारने के बाद गुरुद्वारे की सीढ़ियों पर इनकी डेड बॉडी मिली थी और भिंडरावाला का इतना खौफ था कि यहां से 2 से 4 घंटे तक इसकी डेड बॉडी उठाने के लिए सरकारी नुमाइंदों की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। इस बीच में गुस्सा और फूटा, हिंदुओं की बसों में आग लगा दी और इसमें 6 हिंदू बसेस पैसेंजर्स थे वो मारे गए। अब जब बेसिकली इतना बुरी तरीके से इनका वायलेंट शुरू हो गया, हाथ जोड़ जोड़ किसी भी प्रकार से ये इनका वेल्थ गेम्स खत्म हुए, अब शुरुआत हो गई ऑपरेशन ब्लू स्टार की। ऑपरेशन ब्लू स्टार कुछ नहीं था, ऑपरेशन ब्लू स्टार था किसी भी तरीके से जितने भी बंदे खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं उनको अरेस्ट करो, जो सरेंडर कर दे उसको गिरफ्तार करो, जो ना करे उसको गोली मार दो और इनसे पूरी गुरुद्वारा सेक्शन को खाली करवाया जाए। अब ये खाली करवाना जो सरकार का काम था, ये बेसिकली सोच कर बैठे थे बहुत आसान केक है, मजाक है, एक तरीके से हलवा है कि आप जाएंगे और जाकर आराम से कहेंगे और वो खाली कर देंगे। इनको अंदाजा ही नहीं था कि इतना जबरदस्त तरीके से अंदर तैयारी हो चुकी है। तो सरकार को जो अंदाजा नहीं था, इस बात पर भी सरकार को अपने काफी सारे सोल्जर्स की जान गंवानी पड़ी। दोस्तों स्नाइपर्स ऊंचाई पर बैठे हुए थे कई जगह पे, जो भी अंदर घुस रहा था बिना सोचे सीधा गोली सर में।
इतनी जबरदस्त तैयारी थी भिंडरेवाला की आर्मी की। अब ऑपरेशन स्टार्ट होता है, इधर से 1980 का एंड हो रहा होता है और अर्ली यानी कि 81, 82, 83 का समय होता है। ये जितने भी रेडिकल ग्रुप्स होते हैं अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के अंदर घुस जाते हैं पूरी तरीके से। इधर से दंगे भड़कने शुरू हो जाते हैं, सपोर्ट बढ़ती है, काफी सारे आतंकवादी संगठन जो होते हैं इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं और ये भी आकर के इनको ज्वाइन कर लेते हैं, फाइनेंशियली हर तरीके से सपोर्ट करने की तैयारी होती है। इसमें अकाल तख्त यानी मेन गुरुद्वारे के अंदर नहीं, यहां पर अकाल तख्त में बैठन का स्थान होता है। अंग्रेजों के समय में, मुगल साम्राज्य के समय में बनाया गया था, ऊंचाई का स्थान था जहां पर ये बैठकर बात करते थे। तो यहां पर कई महीनों तक इन्होंने धीरे धीरे हथियार इकट्ठे करने शुरू कर दिए और कार सेवा शुरू कर दी। कार सेवा का मतलब होता है एक ऐसी रिलीजियस सर्विस जो लंगर सेवा प्रोवाइड करती थी, लेकिन लंगर सेवा के नाम पर यहां पर गन्स इकट्ठी होने लग गई बुरी तरीके से और जितने भी हथियार होते थे वो सारे के सारे इस अकाल तख्त के अंदर आने लग गए। कहा जाता है स्टेन गन्स भी पाई गई थी जो एक बार में 30 से 60 फायर कर देती है, वो भी पाई गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर पाया गया कि बुरी तरीके से आतंकवादी संगठन यहां पर पूरी तैयारी में बैठा हुआ है। 15 दिसंबर को भिंडरेवाला और उसके फॉलोवर जो थे पूरी तरीके से कैप्चर कर लेते हैं अकाल तख्त को और ओपनली इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब ओपनली इंफॉर्मेशन मिल जाती है, समय आता है 1984 का। यहां तक काम खत्म हो गया। जर्नैल सिंह जी इधर तैयारी दे रहे थे, पूरे लोगों को तैयार कर रहे थे और इन्होंने काम कर दिया था। इसी बीच में पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों में वायलेंस बढ़ता जा रहा था और आर्मी जो थी पूरे पंजाब के अंदर लॉकडाउन वाली परिस्थिति में आ गई, कर्फ्यू वाली परिस्थिति में आ गई। जिन लोगों को बाहर आना था बाहर आ जाए, अंदर रहना था अंदर रह जाए, क्योंकि गोलियां चलेंगी बिना एड्रेस के, जो सामने आएगा मार दिया जाएगा। ऐसी उस समय की परिस्थिति थी। समय आता है 3 जून से पहले का। पहली बात क्या, कर्फ्यू लगा दिया जाता है, सारे कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दिए जाते हैं, पंजाब के सारे टूरिस्टों को मना कर दिया जाता है पंजाब में एंट्री से और जो ऑलरेडी घुस चुके हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी जाती है, टोटल ब्लैकआउट हो जाता है, सारे कनेक्शंस सब कुछ बंद कर दिया जाता है, मीडिया को बाहर निकाल दिया जाता है और क्लियर वर्ड्स के अंदर कोई बीच में नहीं बोलेगा। अब यहां पे 2 प्रकार के ऑपरेशन चलाए जाते हैं। पहला ऑपरेशन होता है ऑपरेशन मेटल और दूसरा ऑपरेशन होता है ऑपरेशन शॉप। ऑपरेशन मेटल के अंदर गुरुद्वारा खाली कराना था, किसी भी तरीके से घुसपैठियों को खत्म करना था। दूसरा था ऑपरेशन शॉप, मतलब जितने भी पंजाब की स्टेट के अंदर बाकी रिमेनिंग आतंकवादी थे उनको मारना था। अब पहली घटना क्या हुई कि पहले जैसे ही अंदर बढ़ने की शुरुआत हुई इनमें गोलियां चलनी शुरू हो गई और सोल्जर्स मारे जाने लगे। जो इनके सीनियर थे बरार, उन्होंने देखा या बाकी जो कमांडर्स उन्होंने देखा कि भाई यहां तो कुछ गड़बड़ है, ये पूरी तैयारी से बैठे हैं और हम अंदर घुसेंगे, हमारे पास तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी नहीं है, गोली लगते ही आदमी खत्म, तो इनसे जीत पाना पॉसिबल नहीं है। तब इन्हें पहली बार इनकी आर्मी का पता चला। तो 4 से 5 जून के अंदर सारे काम, बेसिक कार्यवाही खत्म कर दी, पूरे के पूरे गुरुद्वारे को घेर दिया और 4 से 5 जून के अंदर बमबारी शुरू हो गई, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। ब्रॉडकास्ट किया जाने लगा सबको जो था टेंपल छोड़ने के लिए, लेकिन इन्होंने बेसिकली कहा जाता है कि काफी सारे लोगों को अपने साथ पकड़ कर रख लिया कि भैया तुम हमारी लिए एक तरीके से बच के निकलने का रास्ता हो, लेकिन सरकार के दिमाग में कुछ और ही था। इन्होंने क्या किया, सीधे डिफेंस को, आर्मी को, टैंक्स को अंदर घुसवा दिया, क्योंकि टैंक्स तभी जाते जब वो गन्स रोकनी थी, गन्स के बिना रोक पाना पॉसिबल नहीं था। टैंक्स अंदर घुस जाते हैं, टैंक अंदर घुसते हैं, बिल्डिंग काफी नुकसान होती है, सीधे गोलियां मारनी शुरू कर देते हैं। उससे पहले भिंडरेवाला से काफी बार सरेंडर करने का दबाव होता है, नेगोशिएशन करने की कोशिश की जाती है, लेकिन भिंडरेवाला बात करने में सोचते ही नहीं है, बात ही नहीं करते। फायरिंग दोनों तरफ से शुरू होनी लग जाती है, दोनों तरफ से फायरिंग होती है और अकाल तख्त को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचने लग जाता है। कुछ ही समय के अंदर धीरे धीरे जितने भी आतंकवादी थे कहीं कहीं छुपे हुए थे उन सबको मारा जाता है, पूरी तरीके से आतंकवादी थे उनको मारा जाता है। कुछ आतंकवादी जो होते हैं सरेंडर कर देते हैं, जिनके पास हथियार या गोलियां खत्म हो जाती हैं। इस बीच के अंदर स्पेशल टास्क फोर्स 5 जून तक पूरा काम कर देती है। इस बीच के अंदर जब फाइनली खोला जाता है, अब जब सारे आतंकवादी डिस्कवर हो जाते हैं, जब निकल जाते हैं, तो यहां पर भारी मात्रा में गोले बारूद, गोलियां और काफी सारा सामान मिलता है।
7 तारीख को यहां से डेड बॉडीज निकालना शुरू कर दिया जाता है। 6 तारीख तक मारे जाते हैं और 7 तारीख तक यहां से डेड बॉडीज निकाली जाती हैं। यहां पर भिंडरेवाला की भी डेड बॉडी रिकवर हो जाती है, साहेब सिंह, अमृत सिंह, इन सब की बॉडीज रिकवर हो जाती है। और डिसाइडेड था, जो बेसिकली कहा जाता है कि बाद में भी पकड़े गए थे, उनको भी कोई अच्छा सा प्रेम मोहब्बत वाला साथ नहीं दिया था। काफी सारे सोल्जर्स को मारा गया था, तो इनको भी बदले में मारने का डिसीजन था। 8 से 10 जून के अंदर अलग अलग जो पावर बेसमेंट थे और टावर थे, यहां पर भी थोड़ी थोड़ी लड़ाई चलती रही। यहां के कमांडोज को बुलाया गया, कमांडोज ने पूरी तरीके से सब कुछ खत्म कर दिया और फाइनली यहां से सारे के सारे आतंकवादी समाप्त कर दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू आर्मी। अब ये वाला सेक्शन इस पिक्चर के थ्रू आपको समझ में आएगा। ये बेसिकली यहां पर अकाल तख्त का ये सेक्शन है, ये बेसिकली अकाल तख्त का सेक्शन है, ये एंट्री का सेक्शन था। ये हमारा गुरुद्वारा है, दरबार साहिब है। यहां पर किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं होती है। यहां से रास्ते से पहले सोल्जर्स घुसते हैं, दूसरा रास्ता यहां पर छुपे हुए आतंकवादी जो होते हैं अलग अलग जगह पे छुपे हुए होते हैं, तो इन पे कंट्रोल होता है। कुछ इधर से घुसते हैं, कुछ इधर से। यहां पर बकायदा टैंक से ये जो चलने का रास्ता है, परिक्रमा का रास्ता है, यहां पे टैंक आता है। टैंक से पूरी तरीके से आगे निकलते निकलते तोड़फोड़ मचाते हुए इस एरिया तक पहुंच जाते हैं, अकाल तख्त तक। और अकाल तख्त के बाद पहुंचने के बाद गोलियां चलनी शुरू होती हैं और धीरे धीरे ये सारे के सारे आतंकवादी समाप्त कर दिए जाते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर सिख मिलिटेंट्स के अंदर 493 डेड बॉडीज यहां पर सिख मिलिटेंट्स की या सिविलियंस की, क्योंकि दोस्तों उस समय के अंदर ये कह पाना मुश्किल था कि ये आतंकवादी रहेगा या फिर ये बेसिकली कोई सिविलियन है, क्योंकि उस समय में सरकार को रिकॉग्नाइज कर पाना मुश्किल था। मिलिट्री के 83 लोगों में से 4 अफसर और 79 सोल्जर्स मारे गए, लगभग 250 सोल्जर्स घायल हुए। इस बीच में दोबारा से इसको नॉर्मलाइज करने में बहुत समय लग गया। अनऑफिशियल कैजुअलिटीज की बात करें तो अनऑफिशियल कैजुअलिटीज के अंदर 2000 के आसपास उस समय के अंदर लोगों को मारा गया था क्योंकि बाहर अंदर बहुत सारे लोग थे जिसमें कोई कंफर्मेशन नहीं थी कि कौन किसके अंडर था। लेकिन आर्मी का इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ जितना कि अंदर के लोगों का हुआ। इसके अंदर दोस्तों जो नंबर था वो बहुत बड़ा था। खैर दोबारा से कोशिश की जाती है कर्फ्यू को हटाने के लिए, रिलैक्सेशन देने के लिए, लेकिन अभी रिलैक्सेशन देना पॉसिबल नहीं था क्योंकि बाहर से जो आर्मी थी उन्हें भी आतंकवादियों को समाप्त करना था। ये हाल हुआ था अकाल तख्त का उस समय के अंदर दोस्तों, जिसमें आर्मी की तरफ से और अंदर भिंडरेवाला के सोल्जर्स ने इतना भारी भरकम ये यहां पर ये बुरी तरीके से इसको नुकसान पहुंचाया था। दोस्तों ये पहली बार नहीं था, इसके बाद भी काफी सारे आतंकवादियों ने दोबारा से एक बार नहीं फिर से और एक दो बार कई बार ऐसा हुआ कि इसी गुरुद्वारे के अंदर घुसपैठ करके लड़ाई लड़ी। आफ्टर मैथ की बात करें तो दोस्तों कहने को सरकार के अनुसार पंजाब में से सारे मिलिटेंट्स को मार दिया गया, लेकिन बहुत बड़ा ग्रुप था मिलिटेंट्स का जो बाहर एक्टिव होकर काम कर रहा था। अब कैसे एक्टिव होकर काम कर रहा था देखते जाइए, आपको सारी चीजें पता चलती जाएंगी। बहुत सारे एक्सीडेंट हुए। प्रेसिडेंट जो था जैल सिंह विजिट करते हैं टेंपल की प्रेमिसेस को आफ्टर द ऑपरेशन। व्हाइल मेकिंग द राउंड ही वाज शॉट बाय अ स्नाइपर। जैल सिंह जो अंदर गए थे इन्हें गोली मार दी जाती है। हालांकि कहा जाता है कि बुलेट हिट द आर्म ऑफ आर्मी कर्नल अकम्पनिंग द प्रेसिडेंट। इधर क्या होता है कि गोली मारी जाती है लेकिन ये किसी कर्नल को लग जाती है। ऑपरेशन के बाद यहां पर असैसिनेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, वहां पर सिखों को मारा जाता है और यहां पर 84 के अंदर ही इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है उन्हीं के सिख बॉडीगार्ड्स के द्वारा। यानी कि इंसिडेंट खत्म नहीं हुआ, जैल सिंह पे गोली चलना, इंदिरा गांधी को मार देना। इंदिरा गांधी के बाद एयर फ्लाइट 182 रिवेंज का एक्शन था। बहुत सारे हिंदू थे इनके अंदर, यहां पर इस फ्लाइट को हवा में ही उड़ा दिया गया। इसके बाद में काफी सारे जो आर्मी के चीफ थे उन सबको धीरे धीरे मारा जाने लगा। जैसे अरुण चिरधर वैद्य चीफ आर्मी स्टाफ जो थे इनको ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर मारा गया। पुणे के अंदर 2 सिखों के द्वारा हरजिंदर सिंह और सुखदेव सिंह, इन दोनों को फांसी की सजा हो जाती है। 1986 के अंदर सिख मिलिटेंट्स जो होते हैं फिर से ऑक्युपाई कर लेते हैं टेंपल को। इस बार ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया जाता है 1986 के अंदर, लेकिन इस बार ना तो आतंकवादी उतनी ताकत से इकट्ठे हो पाते हैं और ना ही सरकार को इतनी ज्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ब्लैक थंडर जो था ये पहले ही शिक्षा ले चुका था और यहाँ पे बहुत सारे कमांडोज गए थे। पहले सोल्जर्स गए थे और इस बार कमांडोज को भेजा गया था। ये
कमांडोज पूरी तरीके से तैयार थे, जिन्हें पता था, चप्पा चप्पा मालूम था, और इन्होंने एक दिन के अंदर अंदर ही सारा का सारा 12 घंटे में इसको खाली करा लिया। दोस्तों ये तो एक छोटा सा सेक्शन था। इस सेक्शन के अंदर पूरे के पूरे पंजाब में बुरी तरीके से दंगे फैल जाते हैं, हजारों लोग मारे जाते हैं सिखों के जो पंजाब टेरिटरी के थे, और दिल्ली के अंदर दंगे फैलते हैं, जिसमें यहां पर ये सज्जन कुमार और जगदीश टिटलर को काफी बार सरकार के सामने पेश होना पड़ता है, कुछ सजा का प्रावधान भी मिलता है, लेकिन एग्जैक्टली अब तक कुछ प्रूफ नहीं हो पाता। तो पूरा का पूरा जो कांड था इतना भयानक था कि आज भी सिख इसको अच्छे से भूल नहीं पाते हैं, और उनकी जिस्म पर एक बहुत बड़ा घाव है इतिहास का, जिसके अंदर लड़ाई तो लड़ी गई, लेकिन गलत तरीकों की डिमांड्स को रखकर, गलत तरीके की डिमांड्स थी, और डिमांड्स को अपनाने का रास्ता तो और भी ज्यादा गलत था। याद रखिएगा, हथियार किसी भी चीज का रास्ता नहीं होता है, हथियार उठाना किसी भी चीज का रास्ता नहीं होता है जिससे देश में अशांति फैले। तो इस नोट पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी आपको पसंद आई होंगी। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।